हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, और हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, भारत में आपका जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव। इसके विषय में हम लोग आज अपने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। रिवीजन का पोर्शन स्टार्टिंग है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। रिवीजन में कुछ मैं आपको क्वेश्चन आंसर या कुछ आपको नोट्स, आपको फॉर्मेट में भी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, चीज़ें आपकी मेमोराइज होती रहें, सब चीज़ें आपकी याद रहें और आपको उन चीज़ों को समझना है, उन चीज़ों को पढ़ना है। और अगर किसी को भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे क्या कर सकते हैं बच्चों, अपने प्रश्न को जो है पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे और इसका रिवीजन का जो फॉर्मेट है वो हम लोग आपका देखते चलेंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलिए अगर आप लोग रेडी हैं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, जैसा आपके समक्ष है ये सामने, और थोड़ा आपको ध्यान देना है इस पे और आपको जानना भी है कि किस प्रकार से क्या है। इसको समझने की आवश्यकता है जैसे कि चैप्टर नंबर 8 आपको दिखाया गया है और इस चैप्टर नंबर 8 को आपको समझना है कि भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इस चैप्टर को आपको समझना है। देखिए, आप मौसम के बारे में दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन को देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते हैं। क्या सुनते हैं? आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। कह रहे जो अगर आप मौसम की बात देखोगे तो दिन प्रतिदिन आपका परिवर्तन होने वाला क्या है, ये चीज है। अब देखिए, दिन प्रतिदिन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कब हमारी सर्दी आती है, कब हमारी गर्मी आती है, कब मानसून आता है, कब शरद का मौसम होता है, कब वसंत होता है। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं आपके पृथ्वी पर जो आपका वायुमंडल है उसमें जो डेली जो आपका चेंजेस आता है, जो डेली आपका परिवर्तन आता है, उस डेली परिवर्तन का इम्पैक्ट और इफेक्ट के कारण ही ये चीजें हमको इस प्रकार आपकी दिखाई देती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्या मिलता है? इस प्रकार से हमको ये दिखाई देती हैं, तो इनको हमको समझना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? हमको इनको समझना चाहिए और देखते हैं कैसे कैसे है, क्या चीजें हैं इसमें। तापमान, वर्षा, सूर्य के विकिरण इत्यादि शामिल हैं, यानी कि इसमें जो आपका टेम्परेचर है वो भी वेरी करता है। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर है, जो आपकी वर्षा है वो भी, और सूर्य का विकिरण। विकिरण समझते हो बच्चों? जो सूर्य की रेज हैं जो पड़ती हैं वो भी कहीं पर तिरछी पड़ती हैं, कहीं पर सीधी पड़ती हैं, कहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जो आपके सूर्य की जो आपकी किरण या विकिरण पड़ती है, जिसके कारण, उदाहरण के लिए, मौसम कभी गर्म या ठंडा होता है। एग्जाम्पल देखिए, मौसम कभी गर्म मिलेगा तो कभी आपको ठंडा भी क्या मिल सकता है, मिल सकता है। ठीक, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा होती है। आप ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिन तक मौसम गर्म रहता है तब आपको उन वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप खाने पीने ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। देखिए, अगर मौसम आपका शीत का है तो आपको जो ऊनी वस्त्र हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। जब गर्म होता है तो गर्म में आप क्या करते हैं कि खाने पीने के लिए ठंडे पदार्थ पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊन वस्त्र के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेजी हवा चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीज खाना पसंद करते हैं। अब देखिए, क्या कह रहे हैं कि दिन तो कैसे हैं कि आप खाना क्या चीज पसंद करोगे, गर्म, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि आपको वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठीक, और तेज की हवा चलती है। अब ये मौसम है, कह रहा है भारत में समानता प्रमुख आपके मौसम होते हैं। कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे मौसम हैं जो भारत में, जो आपका ऋतु जो है आप लोगों को वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इसको समझिए। सबसे पहले दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम होता है। कब होता है? दिसंबर से फरवरी तक।
मार्च से मई तक का मौसम होता है। क्या होता है? मार्च से मई तक का। फिर है जून से दिसंबर तक का मौसम होता है। फिर है अक्टूबर नवंबर में लौटता हुआ मानसून, यानी कि दिसंबर से फरवरी के बीच का जो मौसम है हम उसको कहते हैं सर्द, यानी कि आपके सर्दी का मौसम। मार्च से मई तक पड़ती है आपकी गर्मी और जून से सितंबर तक होती है आपकी वर्षा। और अक्टूबर नवंबर में क्या आता है? सर्द मौसम, ठंडा गर्म दोनों रहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके हम सारे मौसम और आपके जो हमारे ऋतु हैं इनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं और इन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, इनको पढ़ेंगे। जैसे एक एक करके अगर हम सारे मौसम को देखते हैं चीज समझ आएंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं शीत ऋतु की। देखिए, ठंडे मौसम में सूर्य की किरण सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिमाण स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। कह रहे कि ठंडे मौसम में क्या होता है, जो सूर्य की जो आपकी किरण है वो आपकी सीधी नहीं पड़ती, इसको हम विकिरण किरण कह रहे थे। सीधी नहीं पड़ती। अगर सीधी नहीं पड़ेगी उत्तर भारत में तो क्या होगा कि तापमान गिर जाएगा, टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम होने के साथ क्या होगा बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये तापमान कम होने से वो ठंड का जो है असर ये महसूस होने लगेगी। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरण अधिकतर सीधी पड़ती है, यानी कि जब गर्मी का मौसम होता है तो सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है पृथ्वी पर आपका? देखिए, चाहे उसमें आप जो बात कर रहे हैं अब आपको एक कॉन्सेप्ट और लगाना पड़ेगा। इसमें गोलार्ध वाला थोड़ा सा चक्कर है। उत्तरी गोलार्ध में हो, दक्षिणी गोलार्ध में हो, कहाँ कब पड़ेगा वो पूरा सर्कल बनाकर मैं आपको समझा चुका हूँ कई बार, तो समझने की जरूरत है उसको एक बार। अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है वो समझ लीजिए आप इसको। देखिए, सूर्य की किरण अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म और शुष्क हवा आपकी पवन बहती जिसे लू कहते हैं। अब देखिए, जब आपकी सूर्य की किरण आपकी सीधी पड़ेंगी तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर कैसा हो जाएगा वहां का? हाई हो जाएगा। और हाई हो जाएगा तो दिन के समय गर्मी होगी और पवन बहेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? आपका लू कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसे आपका लू कहेंगे। ये आपको देखना है। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर बहती है। देखिए, कह रहे हैं दक्षिण और पश्चिम मानसून, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्षा का मानसून। इसमें क्या होता है, इस समय कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल है और साथ ही में अरब की खाड़ी क्या होते हैं? स्थल की ओर बहती है, यानी कि जल से स्थल की ओर हवा चलती है, वे अपने साथ नमी लाती हैं। और क्या लगती है? देखिए, जब कोई आपकी मतलब वाटर बॉडी से लैंड की तरफ आपकी हवा चलेगी तो वो कैसी होगी? नमी होगी। नमी का मतलब उसमें वेपराइजेशन की मात्रा यानी कि पानी कंटेंट होगा। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब क्या होती हैं? वर्षा करती हैं। अब देखिए, जब नमी वाले क्षेत्र से गुजर रही हैं तो उनमें आपका क्या है? पानी है। तो जैसे ये आगे बढ़ती हैं, ऊपर उठती चली जाती हैं, अगर हल्की होंगी ज्यादा ऊपर उठ जाएंगी और भारी होंगी तो एक समान एक हाइट तक ही रहेंगी। जब ये किसी पहाड़ से आपको टकराती हैं तो वहां टकराने के बाद क्या कर देती हैं? वर्षा कर देती। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों में बांटकर बंगाल की खाड़ी में बहते हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम है। बंगाल की खाड़ी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दिशा को जलवायु कहते हैं। कह रहे कि कोई ऐसा स्थान है जहां पर क्या करेगी? अनेक रूप में आपके वर्षा मापी गई है, हम उसको क्या बोलते हैं? आपके जलवायु कहते हैं। तो हमको समझ आना चाहिए। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अब भाषा मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण, ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जो स्थिति है वो कैसी है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। कैसी होती है? आपके मानसून का जो पवन है उससे होती है। तो कैसी स्थिति है भारत की? उष्णकटिबंधीय।
प्रश्न बन जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय है, शीत है या फिर उष्ण है। तो हमको पता होना चाहिए उष्ण कटिबंधीय है। और कैसी होती हैं? मानसून टाइप की आपकी वर्षा भारत में सबसे अधिक होती है। भारत में कृषि पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। और कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है आपको फसल और प्रचुर मात्रा में जो चीजें हैं वो उत्पन्न होना चाहिए। किसी स्थान की जलवायु उसकी ऊंचाई, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्च आवाज पर निर्भर करती है। इसलिए हमें पृथ्वी की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीले ठंडे पड़ी रहती है। आप देखिए, कह रहे हैं कि अगर आपको किसी स्थान की जलवायु से देखना है तो किसी स्थान की जलवायु के लिए किसी का स्थिति, क्या बच्चों, उसकी स्थिति का मतलब उसकी पोजीशन कि वो कहाँ पर है, ये बड़ा वैरी करती है। उसकी स्थिति, ठीक है, उसकी स्थिति, उसकी ऊंचाई और समुद्र से दूरी। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को देख रहे हैं तो आपको ये साफ बिल्कुल हो जाए कि उसकी स्थिति कहाँ है। पर्वत का रीजन है, पठार का रीजन है, मैदानी रीजन है, रेगिस्तान का रीजन है। फिर दूसरा हाइट देखनी है उसकी कि उसकी ऊंचाई कितनी है। और फिर बच्चों ऊंचाई के साथ डिपेंड करता है कि समुद्र स्थल से आपका दूरी कितनी है। अगर उसकी समुद्र स्थल से दूरी अधिक है तो आपको पता होगा कि समुद्र स्थल से दूरी अधिक होने के कारण आप देखेंगे वहाँ क्या नहीं होगी, वहाँ आपकी वर्षा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यानी कि वहाँ आपकी वर्षा में दिक्कत होती है। वहाँ ऐसी जगह क्या होती है, आपकी वर्षा कम होती है। अब देखिए, जो भी आपके रीजन है, चाहे आप मुंबई को ले लीजिए, आप चेन्नई को ले लीजिए, आप केरल को ले लीजिए, आप कोलकाता को ले लीजिए, ये सारे वैसे रीजन हैं जो क्या पड़ते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ये सारे वो जगह हैं जो क्या पड़ते हैं, आपके समुद्र के बहुत निकट हैं। और समुद्र के निकट होने के कारण क्या होती है, जो समुद्र समीर है वो कहाँ की तरफ चलती है, स्थल की तरफ चलती है। ठीक है, तो जो क्या करती है, तो आपकी वर्षा के लिए भी क्या करती है, बड़ा हेल्प करती है। तो आपको इन सब चीजों के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक, और उच्च आवाज पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। कह रहे कि अगर आप राजस्थान का देखोगे मरुस्थल, तो जैसलमेर और बीकानेर कैसे हैं, बहुत गर्म स्थान है। लेकिन लद्दाख का त्रास वाला क्षेत्र हमने अभी भी पढ़ा है कि ये रीजन बहुत गर्म है, लेकिन लद्दाख में एक आपका त्रास सेक्टर है और एक क्या है, आपकी कारगिल। ये बर्फीली ठंड है, यहाँ आप भी जाओगे तो यहाँ भी टेम्परेचर आपको माइनस में मिलेगा। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्य है, वे ना अधिक गर्म है और ना वे अधिक ठंडी। समुद्र तट होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मानसून राम में स्थित होती है और गांव पड़ता है चेरापूंजी। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। और कह रहे हैं कि राजस्थान का जैसलमेर ऐसा है, जब क्या होता है पूरे बहुत सारे साल ऐसे निकल जाते हैं कभी कभी, जब क्या नहीं होती, आपका वर्षा ही नहीं होती है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हम बात करेंगे तो मौसम के बारे में हमने पढ़ा कि मौसम की क्या स्थिति थी, कैसा मौसम रहा, इन सब विषय में हम लोगों ने बात करेंगे। अब जो मेन चीज है वो थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए और हमें गौर करके देखना चाहिए कि यहाँ जो प्राकृतिक स्थिति है वो कैसी बनी हुई है। क्या कह रहे हैं, जो प्राकृतिक आपकी वनस्पति है वो कैसी बनी हुई है, कैसा उसका कंडीशन है और क्या उसके क्या चीजें हैं। तो आइए हम इस पर एक एक करके आपका बहुत अच्छे से हम लोग इसको बात कर लेते हैं और हम एक एक करके इसको आपका देख लेते हैं कि क्या चीज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, हम चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीव देखते हैं।
हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूल वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं जिनमें कुछ शाखा या पत्ती होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं तथा उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या आप भी यह सोचते हैं कि एक दूसरे से विभिन्न प्रकार है, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। कैसी होती है? अलग अलग प्रकार की जो आपकी वनस्पति है वो इसमें आप लोगों को पाई जाती है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? कह रहे जो हम हैं वो हम लोगों को आपका वनों की आवश्यकता क्यों होती है? हम वनों के लिए बहुत अधिक लाभदायक हैं, विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हमें सांस ग्रहण के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी से बांध कर रखी जाती है तथा इसमें इस प्रकार मिट्टी का अपरदन को रोकती हैं। कह रहे जो हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, जो उनकी जड़ है वो क्या करती है, जो मिट्टी का अपरदन होता है उस अपरदन को आपका रोकने का वो प्रयास करती हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। और जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो पौधों की प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है। वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हमारे लिए जो वन है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो पेड़ हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोगों को पेड़ को बचाने पर और उनको लगाने पर अपना विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग एक सिक्योरिटी फील कर सकें और चीजों को हम लोग बहुत सेफली डील करें। ठीक है, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोगों को कुछ खास आयोजन जैसे वनो महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक, तो आपको ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, जैसे कि वनो महोत्सव अगर आप लोग करेंगे तो लोग अधिक से अधिक में पार्टिसिपेट करेंगे और लोगों का प्रयास होगा कि हम वन को कैसे करें, उसको सुरक्षित करें और उसको बचाने का आपका प्रयास करें। ये सब ऐसी चीजें हैं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है और बड़ी ही यूनिक है। तो आपको इन सब चीजों पर विशेष कर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए, किसी का कोई और प्रश्न है? कोई चीज ऐसी है जो यहाँ तक हमने पढ़ी है और कोई हमको समझ न आई हो? बोलिए बच्चों, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई हो? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप ये चित्र देखिए कि एक वृक्ष से हमें क्या मिलता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हमारे लिए जो वृक्ष हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और क्यों इतनी चीजें आपको फोकस करी गई हैं कि आप लोग, क्यों सरकार या बार बार सब लोग आपका जोर देते हैं कि वन हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनको हमको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा क्यों है? तो आपको ये सब चीजें अगर आप लोग उसको ध्यान रखते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ऐसा क्यों है, क्यों हम अपने वनों को सुरक्षित रखें, क्यों हम उनके प्रिजर्व की बात करते हैं, क्यों हम अधिक वन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे जवाब आपको अभी तक हमने कुछ चीजों में पढ़े हैं, कुछ अभी में जो अभी चित्र दिया है आप देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, जो एक वन होता है, जो उसकी जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जो आपका मिट्टी है उसको बांध कर रखती है। ठीक, इसी से हमको क्या मिलता है, आपका ईंधन मिलता है और फिर से ही आपको लकड़ियां मिलती हैं। लकड़ी से खेल का सामान बनता है, आपके फर्नीचर बनते हैं।
इसकी पत्तियों से आपको चारा मिलता है, इसकी लकड़ियों से आप अपना घर बना सकते हैं। बहुत सारे पौधे आपके मेडिसिन वाले होते हैं, दवाई देते हैं। अब जो इस पर पेड़ पौधे फूल आता है तो उनसे शहद इकट्ठा करती हैं मधुमक्खियां। आप शहद को ब्रेड के रूप में देखते हैं, खाते हैं इस पर लगाकर। आपको फल मिलता है, आपको गोंद एवं लाख मिलती है। और वन्य जीवों का ये क्या है, नेचुरल निवास है, यानी कि प्राकृतिक उनका सेफ हाउस है, ऐसे मानिए। और हमको इमारती लकड़ी मिलती है, और इसी से हमको क्या मिलता है, आपका रबड़ मिलता है। क्या मिलता है, रबड़। और इसी से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो हमको समझना चाहिए कि एक पौधे लगाने से हमको कितने सारे बेनिफिट्स हैं, कितने लाभ हैं। और अगर हम लोग एक पौधे को काट देते हैं या उसको नष्ट कर देते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हम कितने बड़े लॉस में जा रहे हैं। तो ये पॉइंट है, ये सब चीजें हैं, अगर आप इनको फोकस करके रखते हो, आप इन पे वर्क करते हो, तो ऑब्वियस बात है बच्चों कि 100% आप इन चीजों पे सफलता पा सकते हो। अपने समाज के लोगों को आप जागृत करके उनको समझा सकते हो कि हमारे लिए पौधे कितने जरूरी हैं और हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और इनका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। आप इसको समझ सकते हो बहुत अच्छे से, और इनको देख भी सकते हो, और आप इनका यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, और आप इसको देखते रहे। ठीक, चलिए, अब ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको देखना है कि किस प्रकार की चीजें हैं और क्या है। चलें आगे बढ़ें क्या। अब बात कर रहे हैं हम वन्य जीव प्राणी की। तो हमने मौसम के विषय में देखा, हमने वनस्पतियों को देखा, हम बात करते थोड़े वन्य जीव प्राणियों के विषय। वन हमारे विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कर्मियों का निवास है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कह रहे जो बाघ है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिरी वन में एशियाई शेरों का निवास है। कह रहे जो आपका गुजरात का गिरी वन है उनमें क्या मिलता है, एशियाई जो पर्वत जो शेर है उनका निवास है। एक सींग तथा हाथी वाला गैंडा, यानी कि जो हाथी तथा एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो कहाँ मिलते हैं, आपको असम में जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल में तथा आपके कर्नाटक में मिलते हैं। ऊंट आपका रेगिस्तान में। जंगली गधा आपका कच्छ के रण यानी कि गुजरात में मिलता है। क्या मिलता है, जंगली गधा कच्छ के रण में। आप देखिए जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। और बहुत सारे हिरन वगैरह हो गए, क्लियर हो गया, और बारहसिंगा हो गया। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो क्या होते हैं, हमारे यहाँ देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग जो हमारे जंगल है उनमें रहते हैं। भारत में पक्षियों का भी एक ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ध्यान देना चाहिए कि मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में मोर, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उन शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 जानवरों का नाम बता सकते हैं? कह रहे आपको क्या करना है, जो आपके क्षेत्र में 5 जानवर पाए जाते हैं क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? तो कितना इजी है, आपके क्षेत्र में कौन कौन से जानवर हैं जो जंगली रूप में आपको मिलते हैं। तो आपको ऑब्वियस है कि आपको उनका पता ही होगा कि कौन से जानवर हैं जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप उनको देखने की आवश्यकता है और उनको पढ़ने की कि कौन से हैं, ठीक, और उनको समझने की कि कौन से जानवर हैं वो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती हैं। उनमें कोबरा तथा कैतर प्रमुख है। वनों की कटाई तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले
वन्य जीव की प्रजाति तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां भी समाप्त हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजनाओं को अस्तित्व जैसी परियोजनाएं शुरू की हैं। क्या आपको भारत के कुछ पशु विहार के नाम तथा चित्र की स्थिति बताओ। कह रहे कि भारत के कौन से ऐसे पशु विहार हैं और कौन से ऐसे नेशनल पार्क हैं जहां पर ये पशु मिलते हैं। तो आपको याद रखना है, जैसे कि असम का काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए है, कच्छ का रण है जंगली गधे के लिए है, और गिरी पर्वत है जो आपका गुजरात में गिरी स्थित है, वहाँ आपका एशियाई शेर है। केरल में जो आपका पेरियार है वो हाथियों के लिए है। ठीक है, मानस जो पड़ता है असम में वो भी रिजर्व है टाइगर के लिए। और उत्तराखंड में आपका राजा जी आपका नेशनल पार्क वो भी टाइगर रिजर्व है। तो इस प्रकार से आप अगर लिख देंगे तो आपको आराम से 10 नहीं 10-20 बहुत आराम से मिल जाएंगे। बस थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है और उनको लिख कर एक बार मेमोराइज करने की जरूरत है। फिर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई चीज याद ना रहे। सब आसानी से और बहुत आपको ये सब चीजें बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो बच्चों और बताइए कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको इसमें समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा हो। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे रीढ़, हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में, ध्यान दीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम साप्ताहिक वन्य जीव के रूप में मनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए आज जो आपका दिन है वो है, ध्यान दीजिए अगर मैं आपको बात करूं तो आज 21 मार्च है और 21 मार्च को पता होना चाहिए हम लोग वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बनाते हैं। तो देखिए सारी चीजें हम वही एक सब चीजों को उनको पढ़ रहे हैं, उनके विषय में जान रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि कैसे क्या है। ठीक, इस इमेज को देखिए, इस इमेज की कटिंग को देखिए, ठीक, और इनको समझने का प्रयास करिए। फिर कह रहे हैं कि शिकारी बाघ इनको क्यों मारता है, हमारे वनों में बाघ खत्म होते जा रहे हैं तो क्या होगा, हमारे कभी आरक्षित क्षेत्र चिड़ियाघर देखने जाते हैं तो हम बाघों को देख सकते हैं। तो आप देखिए अगर कभी आपके यहाँ मान लीजिए वन खत्म हो जाए तो क्या स्थिति होगी, उसको भी पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि प्रत्येक वर्ष हम अक्टूबर में क्या करते हैं, पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं ताकि वन्य जीव निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। बच्चों जागरूकता किस में लानी है? तो जागरूकता हम लोगों में लानी है, जो हमारा समाज है उन समाज को में लानी है, ताकि लोग समझें कि जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो पार्ट है इस अर्थ का, इस नेचर का, और हमारे एक दूसरे के साथ समरूपता है कि हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, वो आपकी सारी चीजें क्या है आपकी बनी हुई हैं और कैसे इनके साथ हम लोग अपना तालमेल बैठाएं। तो इसको पढ़ने की, इनको सीखने की जरूरत है। तो अभी फिलहाल हमने इतना पढ़ा है, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को भी हम लोग एक एक करके करेंगे, इन पर ध्यान देंगे। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ आना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, और मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको सारे बच्चे लिखना शुरू करिए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि स्टेट और उनकी कैपिटल ये तो करना ही है, साथ में हमको जो हमारे केंद्र शासित आपके प्रदेश हैं और उनकी कैपिटल है, ये बच्चों हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा अभी अगर आप चाहेंगे। वैसे मैंने पढ़ा रखा है कि जितने भी आपके द्वीप हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सबकी लोकेशन मैंने आपको लिखाई है। बस मैंने उनकी कैपिटल भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन एग्जैक्ट मैंने लिखाई नहीं थी, लेकिन मैं सबको एक्सप्लेन करता गया, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की तो श्रीनगर है, दिल्ली की दिल्ली है। इस प्रकार से मैंने आपको सब चीजें बताई थी। तो सारे बच्चे लिखना शुरू करिए, नोट करिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इनको छोड़ते हैं, अभी इनको बाद में करेंगे, सबसे पहले इनको करना है। देखिए
केंद्र शासित प्रदेश, प्रादेशिक क्षेत्र, और दूसरा लिखिए राजधानी, यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि या क्षेत्र और उनकी राजधानी। चलिए सभी बच्चे कॉपी निकालिए अपनी फटाफट और इसको लिख डालिए, जितनी जल्दी हो सके लिख डालिए इसको। चलिए शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहला हमको जो आपका राज्य मिला है वो हमको पता होना चाहिए, और वो जो आपका राज्य है वो राज्य है अंडमान। राज्य नहीं कहूंगा बच्चों, मैं केंद्र शासित प्रदेश कहूंगा, राज्य तो इधर है। अंडमान एवं यानी कि और लगा सकते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले देखिए इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है इसकी कैपिटल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। अब आपको क्या करना है, अगर आप लोग कर सकते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो करेंगे, अपनी इच्छा है, आप लोग क्या करेंगे, इन जो भी हमारे सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी कैपिटल और इनको इसको हम लोग लिख लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भारत के मैप में इनको फिल करिए। दूसरा है आपका चंडीगढ़, लिख लिया। पहला कौन सा हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कैपिटल होगी पोर्ट ब्लेयर। दूसरा हो गया चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की कैपिटल है आपका चंडीगढ़। आगे बढ़िए, अगर देखिए दादर एवं नागर हवेली, दीव और दमन, इनको एक कर दिया गया है। पहले दादर नागर हवेली अलग था और आपका दमन द्वीप अलग था, अब इनको एक कर दिया गया है। और इनको एक करने के साथ ही क्या हुआ, आपको ध्यान देना है, जो इनकी कैपिटल है, ये देखिए जो इनकी कैपिटल है, इन दोनों की कैपिटल, या आप तो कहेंगे ये पूरा एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी कैपिटल है दमन। ठीक, फिर इसी में देखिए आगे आपको मिलेगा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप कैपिटल है कावारत्ती। फिर है आपका बच्चों पांडुचेरी, यानी कि आपका पदुचेरी, इसकी भी जो राजधानी है वो भी आपके पदुचेरी है। फिर है एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको हम दिल्ली कहते हैं, एनसीआर कैपिटल है दिल्ली। तो कभी भी याद रखिए कि दिल्ली राज्य नहीं, दिल्ली का पूरा नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बोलते हैं ना एनसीआर। ठीक, एनसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। जम्मू कश्मीर का की जो कैपिटल है वो क्या है, श्रीनगर, और लद्दाख की क्या है, लेह। तो आपको पता होना चाहिए ये दो ऐसे बच्चों क्या हैं, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आपके नए बने हैं, इनको ध्यान रखना है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम लोग दमन द्वीप को दादर नागर हवेली मर्ज ना करते तो क्या बन जाते बच्चों, आपके 9 बन जाते। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है और इनको आपको सबको एक एक करके आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तो आप इनको रिवीजन करिए, इनको पढ़िए, इनको देखिए। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने मौसम के विषय में पढ़ा। मौसम के साथ साथ हमने जो हमारी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके विषय में पढ़ा, और साथ ही में हमने बच्चों इसके अंतर्गत हमने वन्य जीवों के विषय में पढ़ा, और अंतिम रूप से हमने हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम और उनकी राजधानी को हम लोगों ने लिखा। और मैं ये आपसे जरूर सुनूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है कल के लिए, कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले बच्चों कि केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी राजधानी को पढ़ेंगे, और जो बच्चों मैप में करना चाहें वो मैप में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।